So what's up guys, this is Ajay and I'm back with another video। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज आपने तो मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा गाइज, मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में ये पोस्ट क्रिएट की थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बोला है कि सीआरपीएफ हेड पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो नोटिफिकेशन निकल चुकी है, जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है, इसको कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, हाउ टू फिल स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं आपके सामने एक लाइव फॉर्म फिल करूंगा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए दोस्तों। तो चलिए आओ मेरे साथ हम फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूं इसके नोटिफिकेशन, इसके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो गाइस एज यू कैन सी इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि ऑफलाइन मोड में है। इस वैकेंसीज को हमें ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिल करके सेंड करना होगा इन द गिवन एड्रेस, जो एड्रेस दे रखा है उसके ऊपर फिलअप करके सेंड करना होगा। तो गाइस जो इसका फॉर्म सेंड करने की डेट, स्टार्टिंग डेट है वो रहेगी 20 जुलाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है, लेकिन जो भेजना होगा और जो फीस होगी, फीस हम 20 तारीख से शुरू करेंगे और जो भेजना जो होगा वो भी 20 तारीख को भेजेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है और यही यही कारण होता है कि बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो गाइस आपके सामने आज मैं लाइव फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ। ओके, तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा। जैसे कि बाय द वे मान लीजिए कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ कांस्टेबल। ठीक है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल वॉशरमैन। ओके, सफाई वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेबल सफाई वाला, लिख दिया। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल सफाई वाला में कोई भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रेशर्स इसे अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास वाला बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है। हाँ, नॉलेज होना आपको जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि सफाई के काम में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह, फिनाइल वगैरह और कुछ अदर जो होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं कांस्टेबल सफाई वाला में अप्लाई कर रहा हूँ, आपको मैं एक डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 में आपको अप्लाई किया लिखना क्या है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, नंबर 2 है एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस। ठीक है, तो कौन से एग्जाम सेंटर आप देना चाहोगे। मान लीजिए आपके अपनी मर्जी की, जो आपके घर के आसपास सेंटर पड़ता है वहां पे आप भर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं भर देता हूँ यहाँ पे जम्मू। ठीक है, और दूसरा मैं भर देता हूँ यहाँ पे न्यू दिल्ली। दोस्तों आपको दो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो जो आपके घर के आसपास पड़ता हो, जहाँ पे आपको सही लगता है कि वहां पे जाना सही है। ठीक है, तो आप दोनों को भर सकते हो, दोनों आपको भरना अनिवार्य है। तो मेरे घर के पास जम्मू है और उसके पास थोड़े से दूर जाके नई दिल्ली है। दोस्तों मैं पठानकोट से रहने वाला हूँ, तो जम्मू मेरे मेरे जो पठानकोट एरिया, यहाँ से दो स्टेट की बाउंड्री लगती है, एक हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा लगती है और जम्मू का लगता है आपका कठुआ रीजन का। ठीक है, अब दोस्तों नंबर 3 में आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको आपका नाम भरना है। ओके, तो नाम मैं यहाँ पे भर देता हूँ अपना। ठीक है, मिस्टर अजय राणा। दोस्तों मिस्टर आप लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते, डिपेंड आपके ऊपर करता है, मैंने लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम भरना है। नंबर 4 में आपको आपके पिता का नाम भरना है। तो पिता का नाम है, सबसे पहले अगर भरते हो तो श्री लगाना मत भूलिए, श्री। जैसे मेरे फादर का नाम है लेख राज राणा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस तरह से फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, अब माता का नाम, आपकी जो मोम है उनका नाम। जैसे मेरे मोम का नाम है श्रीमती कमलेश राणा। ओके, तो कोई अगर राणा है, मेरे सब्सक्राइबर कोई किसी का अगर कास्ट राणा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा यार। डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ किस तरह से भरनी है देखिए, 04/03/1998। तो मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, आपको इस तरीके से भरनी है आपको, या फिर आप इस तरीके से भी भर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि 4 मार्च 1998, इस तरीके से भी भर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, लेकिन आपको बिल्कुल सही भरनी है। ठीक है, नंबर 7, आपका जेंडर, आपका क्या लिंग है, मेल हो फीमेल हो। तो यहाँ पे अगर आप मेल हो तो मेल पे टिक कर देना और यहाँ पे लिख देना मेल, या अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, दूसरा 8वां नंबर, मोबाइल नंबर आपको भरना है यहाँ पे, जो आपका मोबाइल नंबर 24 घंटे चलता रहता है। आप एक से ज्यादा भी भर सकते हो, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, एक मैंने भर दिया, दूसरा मैंने भर दिया। तो 2 3 4 आप जितने भी हो सकता है फॉर्म, जितने भी आपके जो मोबाइल नंबर है वो भर दीजिए।
कभी कभी बाय द वे अगर आपको सीआरपीएफ कांटेक्ट करती है तो बाय द वे अगर आपका एक नंबर नहीं चलता तो दूसरे दूसरे पे कांटेक्ट कर सकती है, तो ज्यादा नंबर देना बेटर रहता है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा नीचे से। हाँ, अब आपको भरनी है आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे, तो ईमेल आईडी भर दीजिए, जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे भर दी। आप ईमेल आईडी एक से ज्यादा भी दे सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी भी आप दे सकते हो, दूसरी आईडी मेरी ये है, ठीक है, ये कर दिया, ओके। हम्म, ठीक है, तो आप दो ईमेल आईडी भी यहाँ पे भर सकते हो। नंबर 10 आता है कौन सी कैटेगरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से, एससी एसटी से, तो आप पे भर सकते हो। जैसे कि अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरल नहीं भरूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जनरल का ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो वो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ऐसी कैटेगरी है जिनकी जमीन 1 हेक्टर से कम होती है, ठीक है। उनका जो फॉर्म रहती है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहती है, 1 साल तक वैलिड रहती है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो 1 साल तक वैलिड रहती है। ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी जमीन वगैरह जो होती है गांव में या कहीं भी जो होती है कम होती है, तो इनको छूट मिलती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। 11th नंबर, रिलीजन, आपका धर्म क्या है, ठीक है। तो धर्म यहाँ पे आप भर सकते हो, जैसे कि मैं हिंदुइज्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हिंदू, ओके। नंबर 12, वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप सरकारी कर्मचारी हो। अगर आप हो तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे लिखें, अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे लिखें दोस्तों, ठीक। तो मैं आपके सामने यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, मैं कोई सरकारी कर्मचारी तो हूँ नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो, ओके। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यहाँ पे आपको नाम अपना लिखना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और अगर आप यहाँ पे यस टिक कर रखा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर यानी कि आपको आपकी कंपनी का नाम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो, मान लीजिए आप डीआरडीओ में हो, तो आप यहाँ पे डीआरडीओ लिखोगे, ठीक है। अगर आप किसी भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पे आप उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, ओके। समझ आ गया आपको। हाँ, तो नीचे करता हूँ थोड़ा सा। मैरिटल स्टेटस, आपकी शादीशुदा का स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैं हूँ अनमैरिड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अनमैरिड, ओके। हाँ, नेशनलिटी क्या है आपकी, आप इंडिया से हो या फिर अदर स्टेट से, अदर कंट्री से बिलोंग करते हो। अगर आप नेपाली हो, भूटान से हो, तिब्बतन रेफ्यूजी हो, पाकिस्तान से आए हो, 1980 से पहले आए हो आप, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। जैसे कि मैं इंडियन हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडियन लिखूंगा, ठीक है। अब स्टेट, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किस स्टेट के डोमिसाइल हो। दोस्तों यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि किसी अदर स्टेट में वैकेंसी ज्यादा निकली है तो वहां पे फिल करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी ही स्टेट लिखनी है, ठीक है। तो स्टेट लिख दो वहां पे दोस्तों, आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हिमाचल प्रदेश लिख दूंगा, ओके। नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। अगर दोस्तों आप उस एरिया से बिलोंग करते हो जो कि बहुत ही पिछड़ा है और वहां पे आपका कोई आसपास घर के पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, और अगर पोस्ट ऑफिस वहां पे है तो वहां पे काफी समय लग जाता होगा आपको आपकी चिट्ठी पहुंचने में दोस्तों। हो सकता है कि वहां से चिट्ठी पहुंचने में लगभग आपको 15 20 से 25 दिन लग जाए। अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हो, रिमोट एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पे सुविधाएं कम होती हैं, तो वहां पे लिख सकते हो दोस्तों। जैसे कि हिमाचल में एक एरिया है चंबा, तो आप यहाँ पे चंबा लिख सकते हो। लेकिन मैं दोस्तों उस एरिया से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा जो एरिया आता है वो बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड है, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपने इसको खाली रहने देना है, ठीक है। 18वां नंबर, हाइट इन सेंटीमीटर, तो आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हाइट लिखनी है। बाय द वे अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 167.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो उसका भी छूट आपको मिलेगी नीचे, ठीक है। तो मिनिमम जो हाइट इसमें रखी गई है जनरल, ओबीसी एंड एससी के लिए 170 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है, सेंटीमीटर से रखी गई है, ओके। जितनी भी आपकी हाइट है यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन 162.5 से कम नहीं लिखनी है फॉर मेल्स के लिए। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल की जो हाइट है वो रहेगी 157 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर जनरल, एससी एंड ओबीसी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करती हो फीमेल्स, तो 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। अगर आप
हिली एरिया से बिलोंग करते हो मेल्स के लिए, तो मेल्स में जो हाइट रखी जाती है वो रखी गई है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। हाँ, अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो, एसटी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, तो आपकी जो हाइट रखी गई है एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है। हाँ, अब अदर आते हैं 19 नंबर पे, चेस्ट। चेस्ट जो होगी सिर्फ मेल के लिए होगी, फीमेल के लिए नहीं होगी। तो चेस्ट आपकी है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेंडेड, यानी कि फुला के कितनी जाती है। ठीक है। तो फुला के आपको लिखनी, जैसे कि दोस्तों मेरी जो फुला के जाती है चेस्ट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरी जो फुला के जाती है वो जाती है 91। ठीक है। और जो मेरी बिना फुलाई है 86। तो यहाँ पे जो अनएक्सपेंडेड है यानी कि बिना फुलाए, और एक्सपेंडेड का मतलब होता है फुला के, यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर्स, इंच नहीं लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर्स। ठीक। तो ये भी आपको पता लग गया। तो 19 पॉइंट तो मैंने आपको कवर कर दिए। अब मैं नीचे आता हूँ इस थोड़ा। ठीक है। नेम ऑफ द, हाँ, ये वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, हाइट रिलैक्सेशन, 20वें नंबर पे लिखा है कि आपको हाइट में, क्या आप हाइट में छूट लेना चाहते हो। हाइट में छूट उसी को मिलेगी जो शेड्यूल्ड ट्राइब होगा या फिर हिली एरिया से बिलोंग करता होगा। ठीक है। मैं हिली एरिया से बिलोंग करता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यस, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो है कांगड़ा। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, और अंडमान निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा आपका, और भी अदर स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, हिली एरिया से बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे अपने हाइट में रिलैक्सेशन के लिए यस कर सकते हो। अगर आप इन एरिया से बिलोंग नहीं करते हो तो आप यहाँ पे नो क्लिक कर सकते हो। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलेगी जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या फिर ओबीसी हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, या फिर रिटायर्ड आ रखे हैं। तो मेरे को कोई एज की रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे नो लिख के, यहाँ पे मैं लिखूंगा नो। ठीक। तो ये हो गया। और आगे चलते हैं गाइस। ठीक है, नीचे तो इसको ध्यान से पढ़िए। एज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ पर्सनल किल्ड इन रियोट्स, आप उनके फैमिली मेंबर हो जो जिनको 1984 में मारा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस या नो। बी, एज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ पर्सनल किल्ड इन रियोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, गुजरात में जो हत्याकांड हुआ था 2002 में, अगर आप उनके फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यस। नंबर सी, पर्सन्स ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन जेएंडके ड्यूरिंग 1/1/80 टू 31/2। हाँ, अगर आप ओरिजिनल डोमिसाइल हो जम्मू कश्मीर के 1 जनवरी 1 1980 से लेके 31 दिसंबर 1979 तक, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो। नंबर 22, वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, क्या आपने कोई नौकरी कर रखी है, रिटायर आ रखे हो। तो यस या नो करना है, यहाँ पे आपको लिखना है यस या नो। तो मैं तो कर नहीं रखा, मैं तो आपकी तरह एक अभ्यर्थी हूँ, तो मैं यहाँ पे नो लिखूंगा। साथ ही साथ नीचे लिखा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आप एक्स सर्विसमैन थे तो आप किस डिपार्टमेंट में थे और आपने ज्वाइनिंग कब की थी, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। आप रिटायर कब आए थे, डेट ऑफ डिस्चार्ज लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना कि किस तारीख को रिटायर आए थे। लेंथ ऑफ सर्विस, कितनी लंबी आपकी नौकरी थी, यहाँ पे आपने लिख देना, कितने साल आपने नौकरी करी, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देना दोस्तों। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं फॉर्म की तरफ। यस, तो नंबर 23 देखेंगे दोस्तों। तो गाइस गाइस ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा फॉर्म आपको इसमें बताऊंगा कैसे फिलअप करना है। ठीक है। नंबर 23 है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे लिखा 10th। 10th में आपने लिख देना आपने किस साल पास कर रखी है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने जो 10th पास कर रखी है वो कर रखी है 2013 में। नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम क्या है, तो मेरा स्कूल का नाम था केंद्रीय विद्यालय नंबर 3। ठीक है, ये स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। नेम ऑफ, कौन से बोर्ड से आपने परीक्षा करी है, मेरा बोर्ड था सीबीएसई, तो सीबीएसई भरूंगा। अगर आपका बोर्ड स्टेट बोर्ड है, जैसे कि अगर आप पंजाब बोर्ड से हो, ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे पंजाब बोर्ड, पीबी लिख दोगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो तो एच बी बोस। ठीक है। तो अपने स्टेट के बोर्ड जो होगा, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है, वो कौन सा जो स्कूल था वो किस बोर्ड से एफिलेटेड था, यहाँ पे आप लिख सकते हो। सीरियल नंबर लिखना है आपको आपके सर्टिफिकेट का, तो मेरे सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का 02666790। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये 10वीं का हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं 12वीं की तरफ।
तो 12वीं का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 12th में मैंने 2015 में 12th कर रखी है। नेम ऑफ स्कूल, मेरे स्कूल का नाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे DAV स्कूल पठानकोट। ठीक है। अब मेरा जो स्कूल था वो CBSE था, तो CBSE लिख दूंगा, और मेरा सीरियल नंबर जो है 527750, तो ये मेरा सीरियल नंबर रहेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे भर सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैंने अगर मैंने यहाँ पे अभी मैं परसुइंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा परसुइंग। परसुइंग का मतलब वो होता है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम फाइनल ईयर में हैं, या फिर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अदर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो यहाँ पे आप डेटा फिल कर सकते हो। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक सो गाइस, है ना। तो नीचे चलते हैं। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। टेक्निकल एजुकेशन मतलब अगर आपने BE BTech कर रखी है, या फिर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर ITI कर रखी है, या फिर आपके पास किसी किसी काम का एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिप्लोमा लिखूंगा। तो कौन से सन में मैंने पास किया है डिप्लोमा, 2018 में मैंने पास किया है। नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, तो मेरे स्कूल का नाम है साई पॉलिटेक्निक। ठीक है, कॉलेज धानी। तो कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड था, मेरा बोर्ड था PSBTEIT। सीरियल नंबर क्या था, तो सीरियल नंबर जो भी होगा, मुझे नहीं पता कि मेरे डिप्लोमा का सीरियल नंबर क्या है, बट रोल नंबर मुझे पता है, तो यहाँ पे रोल नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। अगर आपने ITI कर रखी है तो तब भी ऐसे फॉर्म फिल करना है, एक्सपीरियंस है तब भी आपको फॉर्म ऐसे फिल करना है। ओके, तो ये आपको समझ तो आ गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं पोस्टल एड्रेस। तो आपका जो एड्रेस है जहाँ पे आपने चिट्ठी लेनी है उनसे, जो उनका कॉल लेटर आएगा ना आपको CRPF का, वो आप किस पते पे मंगवाना चाहते हो, तो अपना भी यहाँ पे गांव का एड्रेस लिख दें, या फिर वहां का एड्रेस लिखे जहाँ पे आपको चिट्ठी आसानी से मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना एड्रेस। ठीक है, विलेज ये है, HP। तो मेरा एड्रेस हो गया। ठीक है। परमानेंट एड्रेस में भी दोस्तों आपको यही जो है चिपका के यहाँ पे लिख देना है। लिख दिया। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको लिखना है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाएगा तब भी। आधार कार्ड डालना अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। उसका आपको यहाँ पे नंबर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ 5111। ये मेरे दोस्तों सिक्योरिटी इश्यूज के कारण मैंने अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको नहीं दिया है। ठीक है। अब 28 नंबर देखिए, वेदर कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल और सिविल केस, क्या आपको कभी भी किसी भी क्रिमिनल के चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं। अगर आपके कोई भी अपराध लगा है तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस या नो। मेरे पे तो नहीं लगा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो। वेदर एनी FIR लॉज इन एनी पुलिस स्टेशन, क्या आपके ऊपर अभी कभी किसी ने FIR लॉज करी है, FIR पोस्ट करी है किसी भी पुलिस स्टेशन में, किसी भी थाने में। अगर कर रखी है तो यस लिखें, अगर नहीं कर रखी तो नो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो, है ना। चलते हैं नीचे, नंबर 30 पे चलते हैं, नंबर 30 पे। वेदर अरेस्टेड बाय पुलिस, क्या आपको कभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है तो आप लिख सकते हैं यस, अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए नो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो, है ना। ठीक है। अब नीचे चलते हैं, डिटेल ऑफ फीस पेड। फीस आपने पे करनी है कि नहीं करनी दोस्तों, इसका जो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें फीस नहीं पे करनी, क्योंकि अभी फॉर्म चालू नहीं हुए हैं भरना, है ना। ये सिर्फ आपको सैंपल बता रहा हूँ मैं। जब फॉर्म फिलअप करना शुरू, जब फॉर्म सेंड होना शुरू होंगे, पेमेंट होना शुरू होगी, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसको हम रहने देंगे 32 नंबर को। ओके, हाँ। तो फॉर्म सिर्फ फिलअप का है, ये डिटेल्स वगैरह, बाकी फीस का कुछ नहीं यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आई हैव डिक्लेयर दैट स्टेटमेंट, यानी कि इस पे लिखा है जो कि दोस्तों मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी मैंने ऊपर लिख रखा है 1 से लेके 32 नंबर तक बिल्कुल सही है, सच्चा है। और अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर दी है वो झूठ निकलती है, तो मेरा स्टेटस, मेरा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो तो इस डब्बे के बीच में आपको साइन करने हैं। ठीक है, साइन करने, जैसे कि मैंने साइन कर दी, इस तरह से आपको साइन करने हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है, सिग्नेचर साइन करने हैं। ओके। जिस बच्चे ने यहाँ पे साइन नहीं करेगा वो बच्चे की जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे लिख रखा है अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ठीक। ओके, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। यस, डिक्लेरेशन दे रखी दोस्तों, ये पॉइंट्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है आपको। ठीक है, तो पॉइंट्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा डाउन साइड चलते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों आपको,
मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है ना। तो ये चीजें जरूरी है, यहाँ से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख रखा आई, ये लिख रखा आई, जगह बन रखी है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक। यहाँ पे नाम लिख दो, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ अजय राणा। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, अगर आप लड़की हो तो डॉटर लगा दीजिएगा, सन हो तो लड़के हो तो सन लगा दीजिएगा। सन ऑफ, जैसे मैं सन ऑफ लगाता हूँ, सन ऑफ श्री, श्री के आगे अपने अपने पिता का नाम डालना है, लेख राज, जैसे मेरे पिता का नाम ये है, डाल दिया। उसके बाद लिखा है एज, तो यहाँ पे आपको अपनी उम्र डालनी है, एज, जैसे कि 22 साल में वो चल रहा है तो 22 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है रेजिडेंट ऑफ, किस राज्य के आप रहने वाले हो, तो यहाँ पे आपको राज्य लिख देना है, जैसे कि मैं राज्य हूँ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अपना गांव का नाम, जैसे कि मेरा विलेज जमुड़ी है ना, PO हरियाणा है ना, तहसील है ना, और उसके आगे लिखना है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है यहाँ पे, ठीक, लिख दिया। स्टेट में आपको आपके यहाँ पे स्टेट लिख देनी है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद में नीचे लिखा है डेट, जिस तारीख को आप फॉर्म सेंड करोगे, अपना चिट्ठी भेजोगे उनको, तो उस तारीख की आपको डेट लिख देनी है यहाँ पे, उस दिन की डेट लिख देनी है। और प्लेस लिखना है, प्लेस का मतलब वो होता है कि किस जगह से आप चिट्ठी भेज रहे हो। अगर आप अपने गांव से चिट्ठी भेज रहे हो तो अपने गांव का जो जो आपका पता है, गांव का पता वहां पे लिख दोगे, जैसे कि मेरे गांव का नाम है जमूली, तो मैं यहाँ पे जमूली लिख दूंगा, ठीक है। आपके गांव का नाम प्रयागराज है कुछ भी, तो यहाँ पे प्रयागराज लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे, तभी आपसे गलती नहीं हो पाएगी। अगर आपने गलती कर दी समझने में तो अब गलती हो जाएगी। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। सिग्नेचर दोस्तों लिख रखा है आपको, इसके बीच में सिग्नेचर कर देना है, जैसे मैंने सिग्नेचर कर दिया। यहाँ पे भी सेम बात लिख रखी है, अनसाइंड डिक्लेरेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी कि अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो आपकी जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दी जाएगा और आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं आप, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस सर्विंग पर्सनल्स, ये उनके लिए है जो डिफेंस में एम्प्लॉय हैं पहले से, जो डिफेंस में सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप DRDO में हो, आप मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में हो, डिफेंस कंट्रोलर ऑडिटर में हो, अगर आप डिफेंस के डिपार्टमेंट में हो दोस्तों, तो उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है आपको आपका सर्विस नंबर, रैंक, आपका नाम, ठीक है, और डेट, प्लेस, डेट, सिग्नेचर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर विद सील, आपका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसका सिग्नेचर और सील यहाँ पे करवा देनी है, अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय हो तब, ठीक है। नहीं, अगर आप नहीं हो, अगर आप सिर्फ ओपन कैंडिडेट्स हो, हमारी तरह अभ्यर्थी हो, तो आपको इस फॉर्म को, इसको नहीं फिल करना है, अपेंडिक्स A1 को फिल नहीं करना है, ठीक। समझ आ गया होगा आपको, है ना। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या। अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको इस अंडरटेकिंग को देना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं आपको, अगर आप एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड हो, और प्लेस लिखनी है, जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस स्थान में बैठ के आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो लिख देना है, ठीक है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे लिखना आप कब कार्यरत हुए थे पहली बार सर्विस में। डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब रिटायर हुए थे, कितनी लंबी आपने नौकरी करी है, कितनी सर्विस की है आपने, नंबर C। और माई लास्ट यूनिट, कौन से यूनिट में थे आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। तो ये सिर्फ उसके लिए है जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन फॉर्म फिल करेंगे, बाकी ओपन कैंडिडेट से फॉर्म नहीं, इसको फिल नहीं करेंगे, है ना। चलो नीचे चलते हैं थोड़ा। हाँ, ये उनके लिए है, फॉर्म ऑफ SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, जो SC या फिर ST से बिलोंग करते हैं, जिनके जो कास्ट सर्टिफिकेट जो लगती है दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र लगता है, उनको ये फॉर्म फिलअप करना है, ओके। तो कैसे फिलअप करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दिस इज सर्टिफाइड एट श्री श्रीमती कुमार, अगर आप लड़का हो तो श्री लगाओगे, अगर लड़की हो तो श्रीमती लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका नाम, सन और या डॉटर, आप अगर लड़के हो तो सन, लड़की हो तो डॉटर लगाओगे, ऑफ, अपने पिता का नाम, यहाँ पे कौन सा विलेज है, क्या गांव है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, यहाँ पे लिख देना है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पे लिख देना है, बिलोंग्स टू SC या फिर ST, यहाँ पे लिख देना, अगर SC हो तो SC लिख दीजिएगा, ST हो तो ST लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है हम नीचे बताते हैं, है ना, ठीक। यहाँ पे भी आपको सेम डिटेल्स भरनी है, श्री, लड़का हो तो श्री, नाम लिख देना अपना,
पिता का नाम या माता का नाम लिख देना यहाँ पे, श्री यहाँ पे लिख देना, विलेज क्या है, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, बिलोंग्स टू एससी या एसटी लिख देना, जो भी आपकी कैटेगरी है। इन द स्टेट, स्टेट लिखनी है यहाँ पे, इशूड बाय, जिस किसी ने भी आपको जाति प्रमाण पत्र इशू किया उसका यहाँ पे नाम या फिर उसके पद क्या है और डेट। ठीक है। नंबर 3 पे लिख रखा है श्री या श्रीमती, जो भी है आप कुमारी, यहाँ पे नाम, कौन से गांव में रहते हो यहाँ पे लिख देना है, ऑफ कौन से डिस्ट्रिक्ट का गांव है ये तो वहां पे लिख देना, और यहाँ पे लिख देनी है आपको स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप, किस स्टेट में आपका गांव है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका गांव है। तो यहाँ पे प्लेस लिखना है जहाँ से आप चिट्ठी भेज रहे हो, और डेट जिस तारीख को आपने इस फॉर्म को फिल किया। सिग्नेचर यहाँ पे करना है, सिग्नेचर करना है उसको जो आपके इस जाति प्रमाण पत्र को एक्सेप्ट करेगा, उसकी सिग्नेचर, उसके दफ्तर की सील यहाँ पे लगनी है दोस्तों। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ गाइस। ये है दोस्तों ओबीसी के लिए अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी जो बच्चे ओबीसी हैं उनको भी इस तरह से भरना है। सर्टिफाइड डैट यहाँ पे आपको नाम लिखना है, सन या डॉटर, आप क्या लड़का लड़की हो जो भी, डॉटर ऑफ या सन ऑफ अपने पिता का नाम, ये विलेज यहाँ पे लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका यहाँ पे लिख देना है, इन द स्टेट, इन द यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, बिलोंग्स टू ओबीसी कम्युनिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड क्लास, यहाँ पे आपको ओबीसी लिख देना है, यहाँ पे आपको स्टेट लिख देनी है ना। तो नीचे करता हूँ गाइस थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम लिखना है, श्री रेजिडेंट इन, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम यहाँ पे लिख देना है, डेट डाल देनी है उस दिन की जिस दिन आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे, प्लेस डाल देना है जिस जगह से आप चिट्ठी भेज रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम की सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए या फिर डिप्टी कमिश्नर की सिग्नेचर होनी चाहिए, सील होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सिर्फ ओबीसी वालों के लिए है ये वाला फॉर्म, बाकी जनरल कैटेगरी से वालों के लिए कोई फॉर्म नहीं होता। जनरल कैटेगरी तो पहली बात तो कि जाति प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है। डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको भरनी है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं आपको, नाम लिखना है यहाँ पे, सन ऑफ डॉटर ऑफ, पिता का नाम लिख देना है, रेजिडेंट ऑफ किस गांव के रहने वाले यहाँ पे लिख देना, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख देना है, स्टेट यहाँ पे लिख देना है, बिलोंग्स टू ओबीसी कम्युनिटी यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और इसको फिलअप करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगा देना है। ठीक, अब मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये उनके लिए दोस्तों, ये वाला अपेंडिक्स डी उनके लिए है जो कि छूट चाहते हैं अपनी हाइट या फिर चेस्ट में। ठीक है, हिली एरियाज वाले बच्चे या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, एसटी वाले। तो सर्टिफाइड डेट श्री अपना नाम लिख देना, सन ऑफ पिता का नाम, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ विलेज अपना गांव का नाम, तहसील क्या है आपकी, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और यहाँ पे स्टेट क्या है यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गढ़वाली हो, कुमाऊं हो, डोगरा हो, मराठा हो, सिक्किमी हो, या फिर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, लेह लद्दाख कश्मीर वैली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज जो हैं, या फिर अगर आप एसटी हो तो आप यहाँ पे एसटी लिख सकते हो, ट्राइबल आदिवासी। ठीक है, डेट, जिस डेट को आप इस फॉर्म को फिल करोगे, कौन सी जगह से आप चिट्ठी भेज रहे हो, प्लेस, सिग्नेचर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार के यहाँ पे मोहर या सिग्नेचर होनी चाहिए, मोहर प्लस सिग्नेचर दोनों चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये उनके लिए अपेंडिक्स डी उनके लिए जो अपने हाइट या वेट में छूट जाते हैं, अपेंडिक्स डी उनके लिए जो हाइट या वेट में छूट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय दोस्तों वो है जो कि पहले से कार्यरत हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जो हैं, जैसे कि अगर आप रेलवे में हो, अगर आप रेलवे या बैंकिंग सेक्टर में हो, मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर आप स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप आपको कर देना है। ओके, और चलो आगे चलते हैं गाइस। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकवर्ड सेक्शन, जिनकी जो जमीन है 5 एकड़ से कम है, उनका रहने का जो फ्लैट है जहाँ पे रहते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से कम है, उनकी जो प्लॉट है, उनका जो दोस्तों जो रहन सहन है 100 स्क्वायर मीटर से स्क्वायर यार्ड से कम है। ठीक है, या 200 स्क्वायर यार्ड से कम है, तो इस फॉर्म को फिलअप करना जरूरी है। जो बच्चे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS से, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है, आपके सर्टिफिकेट का डेट लिख देनी है, श्री अपना नाम, सन या डॉटर किसके हो आप यहाँ पे,
परमानेंट रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे गांव का नाम, तहसील का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कौन से साल के लिए आपको छूट चाहिए, जैसे कि 2020 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर देना है ना। नंबर 2 में आपको लिखना है यहाँ पे श्री श्रीमती, आप लड़का लड़की जो भी नाम यहाँ पे बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस कास्ट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल कास्ट, यानी कि दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है ना वो शेड्यूल ट्राइब होती है, ना शेड्यूल कास्ट होती है, ना ओबीसी होती है, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनको ये फॉर्म बिल्कुल फिल करना है। अगर आप छूट जाते हो, अगर आप छूट जाते हो दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही फायदेमंद सर्टिफिकेट होती है, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है, अटेस्टेड फोटो, अटेस्टेड फोटो दोस्तों आपको लगानी है। आप किसी भी सरकारी संस्था में जाके फोटो को अटेस्ट करवा सकते हो, किसी भी केंद्रीय सरकार जो कि ग्रुप ए ऑफिसर हो। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर होता है आप उसके उससे अपने फोटो को अटेस्ट करवा सकते हो, या फिर आप पुलिस पुलिस स्टेशन जा सकते हो जो कि केंद्रीय सरकार का कर्मचारी हो, जो कि ऑफिसर हो, ग्रुप ए का हो, तो आप उससे फॉर्म फिलअप करवा सकते हो, उससे आप सिग्नेचर फोटो पे करवा सकते हो, या फिर अपने फोटो पे आप सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा फॉर्म, मैंने आपको पूरा फॉर्म बता दिया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो फोटो थी, यहाँ पे आपको फोटो लगानी है आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज, 3 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, 3 मंथ से ज्यादा फोटो आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कलर्ड फोटो लगानी है, आपकी जो कलर्ड फोटो होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लगा देनी है। तो दोस्तों ये था कैसे फॉर्मों को फुल फिलअप करना है। बाकी फीस कैसे भरनी है और चिट्ठी कहाँ पे भेजनी है वो आपको 20 तारीख के बाद मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि 20 तारीख के बाद ही इसका फॉर्म भेजना शुरू होगा, इसका फॉर्म चालू होना शुरू होगा। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने वीडियो में हर एक चीज़ कवर कर दी है। अगर आप बिना मतलब से कोई फालतू कमेंट करते हो जो कि मैंने वीडियो में बता दिया उसके बाद भी आप कमेंट कर रहे हो, तो गाइस मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। जो मुझे लगता है कि हाँ उसका रिप्लाई देना बनता है, जो चीज़ें इसमें मिसिंग है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत गाइस।